अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो टुडे वी विल कंटिन्यू पीएच कर्व्स। पीएच कर्व में जो है हमने अभी तक जो है जो चीज़ की थी दैट वाज स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमने कर लिया था, और जब डिटेल में कर लिया उसको, उसके बाद जो है आपको एक वीडियो भी दिखाई थी। और जो है टुडे विल स्टार्ट वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। उसको देखते हैं केस को, उसके बाद जो है सिमिलरली हम करेंगे इसको फिर वीक बेस करेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड भी करेंगे। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इसको और जो है फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो द सेकंड केस इज case number 2, and this is weak acid versus strong base. So here we need to see which type of pH curve will come here. Weak acid example जो है I'm taking here ethanoic acid, and versus जो है ये हो गया strong base means sodium hydroxide. अब जो है इसमें जो है पता होना चाहिए दैट इज कॉन्सेंट्रेशन नंबर 1। कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से इसकी है 0.1 मोलर एंड इसकी भी है 0.1 मोलर। वी कैन यूज डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एज वेल। उसमें जो है जब आपको बेसिक्स बात समझ आ जाएगी तो फिर जो है आगे जो है इंशाल्लाह फिर उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इस पे जो है वॉल्यूम जो है इसका लेट्स से ही सेज के 25 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इसका वॉल्यूम जो है आपको फाइंड करना है, और फाइंड करने के लिए वी विल यूज द फार्मूला C1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू C2V2 अपॉन N2 से हम इसको फाइंड करेंगे। तो इसमें जो है हमें अगेन जो है कुछ चीज़ें चाहिए, और कुछ चीज़ें जो चाहिए तो हमारे पास जो ग्रिड देगा वो हमें, तो उस ग्रिड में हमें कुछ चीज़ें मार्क करनी है, उनको मार्क करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द केस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दैट विल बी फ्लैट सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी pH। pH वही जस्टिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, लेट्स से यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 30 लिख दिया। बार बार आपसे कह रहे हैं ग्रिड आपको बना के देगा, तो हम जो है सिर्फ अपने उसके लिए आसानी के लिए कर रहे हैं इसको। 7 1 30। तो इसमें हमें चाहिए क्या चीज़ होती है, हमें चाहिए होता है स्टार्टिंग पीएच क्या होगी, और फिर जो है फाइनल पीएच क्या होगी, और जो है एंड पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। इन सारी चीज़ों को देखना होता है। तो इसके लिए जो है हम तो स्टार्टिंग पीएच क्या होगी, फाइनल पीएच क्या होगी, इन चीज़ों को देखने के लिए जो है हमें यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग पीएच जो है मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। ये हमने यहाँ पर ग्रीन कलर ले लिया, और इस बेस के ऊपर इसकी पीएच जो है और इसकी पीएच दोनों हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी पीएच डायरेक्ट आएगी आपके पास, एंड दैट इज इक्वल टू 30। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 30, बट द पीएच ऑफ दिस you need to assign approximation की साइन दे रहा हूँ। either he'll provide you either he'll provide you या फिर आपको जो है अप्रोक्सीमेशन में लेनी पड़ेगी। तो अप्रोक्सीमेशन में इसकी मैं 3.5 पीएच ले लेती हूँ, राइट। तो अप्रोक्सीमेशन का मैंने साइन दिया यहाँ पे, कीप इन माइंड ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, जबकि इसको देखें तो ये एग्जैक्टली हम निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग की डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें के चाहिए होता है वीक एसिड के लिए, तो इसको हमने ऐसे कर दिया। इस पेज के ऊपर जो है तो हमारे पास 2 पीएच आ गई, तो इसको हम बता देते हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पीएच आ रही है
तीन चीजें चाहिए होती हैं, स्टार्टिंग पीएच कितनी होगी, फिर जो है हमारे पास एंड की पीएच कितनी होगी, एंड फिर जो है हमें निकालना होता है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ये कितना होगा। क्योंकि आप सोडियम एसिड ऐड कर रहे हैं तो आप जो है इथेनॉइक एसिड की पीएच जो है वो अप्रोक्सीमेशन में निकालेंगे, या वो आपसे इससे पीछे एक पार्ट देगा जिसमें आपको के प्रोवाइड करेगा और उसकी बेस के ऊपर आप पीएच निकाल लेंगे इसकी। तो वरना आपको अप्रोक्सीमेशन में जाना है। ये हो गया। इसकी पीएच आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज 13। एंड नाउ वॉल्यूम के लिए जो है आपको लिखना है कि एक इथेनॉइक एसिड जो है इसका रेशियो जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 1:1 का, इसका CV अपॉन एन इसके नीचे, इसका CV अपॉन एन इसके नीचे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी, इसका वॉल्यूम था 25 सेंटीमीटर क्यूब, इसके मोल्स इक्वेशन में 1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 है, इसका वॉल्यूम यू नीड टू फाइंड एंड इसका मोल्स जो है इक्वेशन में 1 है। आंसर आ जाएगा कि 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास तीन चीजें आ गई जो हमें चाहिए होती हैं। इस पेज के ऊपर जो है अब हम लाइनें खींचनी शुरू करते हैं। यहाँ पर हाइपोथेटिकली कहाँ कहाँ पे आना चाहिए, एक 13 पे लाइन खींची हमने, डन हो गया। एक जो है हमें 3.5 पे लाइन खींचनी है, ये भी डन हो गया। एंड एक जो है हमें 25 पे जो है लाइन खींचनी है, ये भी डन हो गया। अब इन तीनों बातों को हम मेंशन कर देते हैं, जहाँ पे तो एक्यूरेट है वहाँ पे तो ठीक है, 13 जैसे एक्यूरेट है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है तो हमने इसको 3.5 लिख दिया। इस तरीके से यहाँ पर 25 जो है वहाँ पे जो ग्रेड होगा वहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया ना। स्टार्ट कहाँ से होगी, स्टार्ट होगी इसके अपोनेंट से, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड यू आर एडिंग, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, उस वक्त एसिड ही होगा। जब एसिड होगा तो उसकी पीएच से स्टार्ट होगा, इसके अपोनेंट से, मतलब हम जो स्टार्ट करेंगे हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, एंड कहाँ पे करेंगे, एंड करेंगे यहाँ पर। अब इनमें से एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। देखिए अगर वीक है इसकी कर्व जो है कुछ इस तरीके से चलनी चाहिए थी, ऐसी, या इसको मैं कह दूं कि ऐसी चलनी चाहिए थी। अगर वीक हो तो उसमें ड्रास्टिक चेंज आता है, पीएच जो है बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाती है एकदम से, और अगर स्ट्रांग हो तो उसमें पीएच ऐसी रहती है। तो ये बात इससे पहले भी आपको बताई थी कि स्ट्रांग में ऐसा होता है और वीक में ऐसा होता है। देखिए अब जो है मैं वापस आता हूँ, इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे उठेगी तो बेटा सही है, ऐसी उठेगी, लेकिन उसके बाद ये स्प्रेस हो जाएगी, थोड़ी सी दब जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। इसकी वजह जो है दैट इज एक्चुअली बफर एक्शन हो जाता है। बफर एक्शन हो जाता है मतलब इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे जाएगी नहीं, बल्कि थोड़ी सी प्रेस हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप वीक एसिड में आपके पास कंटेनर में क्या था, बहुत सारा वीक एसिड था। लेट से मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास वीक एसिड था एक मॉलिक्यूल, फिर था आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल, और फिर था आपके पास तीसरा मॉलिक्यूल, और फिर था आपके पास फोर्थ मॉलिक्यूल। तो शुरू में तो वीक एसिड ही था, लेकिन जैसे ही आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, एक मोल इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने ऐड किया, तो होगा क्या, आफ्टर रिएक्शन जो है ये चीज जो है कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में, ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस फॉर्म में। यहाँ से उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो होगा यहाँ पे ये कि इनमें से एक एसिड जो है रिएक्शन करके एक्चुअली बन जाएगा CH3COONA. If you see it, this is a salt, and if you see it, this is weak acid. अगर किसी सोल्यूशन के अंदर वीक एसिड और उसका सॉल्ट दोनों प्रेजेंट हो तो फिर जो है बफरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप एक दो ड्रॉप ऐड करेंगे, उसकी पीएच में जो ड्रास्टिक चेंज होना था वो एकदम स्प्रेस हो जाएगा, मतलब थोड़ा स्प्रेस हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि वहां पे बफरेशन आ गया, जिस तरीके से तो जिस तरीके से इसको जाना चाहिए था वैसा नहीं जाएगा, थोड़ा सा प्रेस हो जाएगी। अब उस तरफ आते हैं वीक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ। तो उसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी लाइन वैसी रहेगी।
तो यहाँ पर आके दोनों, अब इसके फिर जो है आपके पास 4 मार्क्स जो है वो किस तरीके से बनते हैं कि आपने जो है स्टार्टिंग पीएच जो है वो सही मेंशन कर दी तो आपका 1 मार्क हो जाएगा, आपने एंड पीएच जो है वो सही मार्क कर दी तो उसका 1 मार्क हो जाएगा। फिर तीसरी बात, आपने वॉल्यूम जो है जिसपे एंड करना था वो सही मार्क कर दिया, तीसरा मार्क हो जाएगा। एंड द शेप ऑफ कर्व, क्या आपने गलती से ऐसी तो नहीं बना दी, अगर ऐसी बनाएंगे तो मार्क कट जाएगा। क्यों? वीक में एकदम से ड्रास्टिक चेंज होता है, उसके बाद थोड़ा सा प्रेस हो जाता है। तो इफ यू वांट टू चेंज इट, आप उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको इतना भी कर दे सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग में और वीक में जो डिफरेंस मेन रखना है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग में स्ट्रेट लाइन रहती है, पीएच में चेंज इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन वीक में बहुत ज्यादा चेंज आता है। तो ये बात जो है इस तरीके से दोनों, तो ये आपके पास इस तरीके से ये बन गया आपके पास वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग। अब इसमें जो है हम यहाँ पे आते हैं, एक दफा दोबारा ड्रॉ करते हैं, एक और कर्व ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने लिख दिया पीएच है, यहाँ पे हमने दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड / सेंटीमीटर क्यूब। जो वर्किंग करते हैं जरा जल्दी में करते हैं हम इसमें, किसी पीएच पे एंड होना है, किसी पीएच पे स्टार्ट होना है, और जो है अगर मैं यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे पीएच जो है लेट्स से 7 मार्क करता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 मार्क कर दिया और यहाँ पे मैंने 13 मार्क कर दिया। इस तरीके से जो है हमें एक और एंड पॉइंट की लाइन खींचनी होती है, इसी पॉइंट पे वो भी हमने खींच दी, ऐसी लाइन आ गई हमारे पास। अब जो है इसकी बेस के ऊपर जो है कर्व की जो शेप है वो हमने कहा कि यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म होगी। इसको लाइन को हमने थोड़ा सा इंक्लाइन रखा, इस पर लाइन को हमने थोड़ा सा स्ट्रेट रखा और इस तरीके से हमने लाइन खींच दी। अब इसमें अगर हम वर्टिकल पार्ट जो है इसका जो हमारे पास आ रहा था, वर्टिकल पार्ट, अब इसका हम एंड पॉइंट और इक्वलेंस पॉइंट अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो हमने यहाँ से ब्लैक कलर उठाया और यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन खींच दी, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा इक्वलेंस पॉइंट, सॉरी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। और इक्वलेंस पॉइंट की अगर बात करें तो इक्वलेंस पॉइंट निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे कुछ वर्किंग करनी होगी। अंदर वर्किंग इज कि यहाँ तक लाइन चली एंड यहाँ तक लाइन चल रही है। अब इसके मिड से आपको उठा के इसका जो बिल्कुल मिड होगा, मतलब यहाँ से और यहाँ से इसका मिड बनेगा, एंड यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे गिराना इन दोनों के मिड से, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा इक्विनेस पॉइंट। देखिए केस क्या था, केस था वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। हमने कहा था जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी तरफ आएगा। देखिए इसमें इक्विनेस पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आ ही नहीं सकता 7 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा। तो आपके पास ये जो है केस हो गया किसका, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ पर एक और भी काम है छोटा सा, वो भी आपको यहाँ पे समझा के निकलेंगे। इसमें देखें लेट से अगर ये 25 सेंटीमीटर क्यूब था, see अगर 25 सेंटीमीटर क्यूब, if you have added all the solution will get neutralized, all the acid will get neutralized, सारे के सारे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका हाफ वॉल्यूम ऐड करेंगे तो हाफ एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हाफ रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसमें अगर आपके पास 4 थे, इस 4 के लिए जो वॉल्यूम चाहिए आपको, वो 4 के लिए वॉल्यूम चाहिए आपको लेट से 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारे के सारे 25 से खत्म हो जाएंगे, सारे सॉल्व बन जाएंगे। लेकिन आप सोचें कि अगर आप 25 की बजाय इसका हाफ ऐड कर दें 12.5, तब क्या होगा? 12.5 से फिर 2 यूज हो जाएंगे और 2 जो है बच जाएंगे। ये जो 2 यूज हुए तो क्या बन जाएंगे, इससे इससे 2 बन जाएंगे आपके पास सॉल्ट, सॉल्ट एंड सॉल्ट।
एट दिस पर्टिकुलर टाइम व्हेन द हाफ ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस, उस वक्त सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की अमाउंट एंड एसिड की अमाउंट दोनों जो है ये सेम हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो उस वक्त जब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि उस वक्त पीएच पीके के बराबर हो जाती है। इस बेस के ऊपर ये बात आपको दफा दोबारा क्लियर कर देते हैं, ये जो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले इसको वर्किंग करते हैं इसके ऊपर। अगर 25 पे कंप्लीट यूटिलाइजेशन हुई है, हमें यहाँ पे मार्किंग ये करनी है कि 25 का जो हाफ होगा, 25 का जो हाफ होगा मिड, दैट विल बी 12.5। तो यहाँ पे जो 12.5 आएगा, यहाँ से अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर उठाएं और इसको इस जगह पे गिरा दें तो इस वक्त जो पीएच होगी वो पीके के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं पीके फ्रॉम द कर्व, फ्रॉम द एसिड टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात आपको एक दफा दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे पास ये कोई एसिड था, वीक एसिड, और इसमें मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया HA, HA, HA and HA। ठीक, if you add 25 centimeter cube, it means you are adding 4 sodium hydroxide। अगर आप 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड कर देंगे तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी कॉपी किया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। तो ये चीज जो है सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी सॉल्ट में। ये सारे सॉल्ट एंड वाटर बन चुका होगा, मीन्स यहाँ पे बन चुका होगा NaAnine, NaAnine, NaAnine and NaAnine। तो all the acid has been utilized। इस वक्त सारे का सारा एसिड खत्म हो चुका है और सारे का सारा सॉल्ट बन चुका है। लेकिन बट इफ 25/2 सेंटीमीटर क्यूब आप ऐड करेंगे, मतलब 12.5 सेंटीमीटर क्यूब, हाफ, उस वक्त आपके पास आएंगे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसा करने से आपके पास ये जो कंटेनर था, इसमें जैसे इसको ऐड करेंगे आप, तो आपके पास अब जो है ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस फॉर्म में कि आधे आपके पास एसिड बच जाएंगे और आधा जो है सॉल्ट बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ से बन जाएगा NaAnine, NaAnine। At this particular time you can see this is what and this is what। तो ये आपके पास हो जाएगा सॉल्ट एंड ये हो जाएगा आपके पास वीक एसिड। और इस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब इस 20 एट हाफ वॉल्यूम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो हम आते हैं कि हमने क्या बताया था कि हेंडरसन इक्वेशन सेज कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस log salt upon weak acids concentration। So at that particular time when salt is equal to weak acids concentration, तो उस वक्त जो है log आपका हो जाएगा 1, which means 0। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है बराबर जब हो जाएगी तो इसका आंसर 1 आएगा और log 1 0 होता है। उस वक्त pH जो है वो pKa के बराबर हो जाएगी। तो दिस वाज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपको दो तरीके से pK नहीं देगा।
तो pKa आपको दो तरीके से नहीं देगा, तो pKa either given in question, पहली बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ, और मिसिंग होगा। इस मिसिंग में आपको दो रास्ते देगा आपको, या तो आपको बता देगा कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों बराबर हैं, इक्वल्स टू हैं, हाईलाइट कर देते हैं, और बताएगा आपको साथ देन pH इज इक्वल टू दैट्स इट 4.6। तो ये जो बताया उसने आपको, ये आपको असली बता दिया उसने कि pH जो है वो pKa के बराबर है और ये 4.6 है। इसका मतलब ये होता है। दूसरी बात आपको देगा ग्राफ आपके पास बना होगा ऐसा। इस ग्राफ में जो है आपके पास कुछ ये वाला मामला होगा, इस तरीके से ऐसी कर्व दी हुई आपको। इस कर्व का आपने करना क्या है कि यहां से आपको इसका वॉल्यूम चेक करना है कि है कितना। आपने अगर इसका वॉल्यूम निकाल लिया, लेट्स से इट इज 30 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इसका हाफ कर लें, मतलब 15 पे आप यहां से एक यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, जिससे आपके पास आ जाएगा पीके, क्योंकि वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया होता है, पीएच दी होती है, तो सो पीएच पीके के बराबर होती है। तो अगर मिसिंग होगी तो आपको इस तरीके से निकालनी होगी। तो दिस इज द सेकंड, द टू वेज टू फाइंड द पीके वैल्यू फॉर वीक एसिड इफ इट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में आपको पता है कि चाहिए और उसमें प्रोवाइड नहीं किया आपको, तो उसके लिए आपको जो है ये काम करना होगा। तो इज दैट क्लियर? आई थिंक इसकी बेस के ऊपर जो है हम जो है एक छोटी सी आपको एक वीडियो दिखाते हैं दोबारा, और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। A titration curve is a graph which shows how the pH of an acid solution changes as a base is added to it, or how the pH of a base solution changes as an acid is added to it. Here we'll consider the addition of a strong base to a solution which is initially a weak acid. The strong base we'll use in our example is 0.1 molar NaOH, and the weak acid we'll use is 0.1 molar CH3COOH. We have initially added 25 mL of 0.1 molar CH3COOH to the beaker. A pH meter will be used to monitor the pH of the mixture in the beaker below the burette. What we'll do is draw a graph of the pH in the beaker versus the volume of NaOH added to the CH3COOH in the beaker. We'll start at the point where we haven't added any base to the 0.1 molar CH3COOH yet. This is just a pH of 0.1 molar acetic acid, CH3COOH. Using a NICE table and Ka calculations, we can determine that the pH of 0.1 molar CH3COOH is 2.87. As we add the first 4 milliliters of NaOH, the pH rises fairly quickly. Between 4 milliliters and 22 milliliters, the rate of increase in pH, or the slope, shows an obvious decrease. During the time represented by this section of the graph, we're adding NaOH to the weak acid CH3COOH, but the weak acid is still in excess. So the NaOH will react with some of the acid, forming water and the salt sodium acetate, NaCH3COO. Because NaOH was the limiting reagent, it will all be consumed. And the quantity of water formed is insignificant compared to the water already in the solution, so we'll discard the formula for water.
So at this point, we have a mixture of a weak acid and the salt of its conjugate base. You may recall that a mixture of a weak acid and the salt of its conjugate base constitutes a buffer solution. Remember, a buffer solution minimizes the change in pH when a base is added. The decrease in the rate of change of pH due to the buffering effect causes the slope of the curve to stay fairly shallow during this region. This slightly flattened out portion of a weak acid strong base titration curve is called the buffer region. When we add more NaOH, the buffer is overcome and the pH rises quickly. When we've added 25 milliliters of 0.1 molar NaOH to 25 milliliters of 0.1 molar CH3COOH, the moles of NaOH is equal to the moles of CH3COOH, so we've reached the equivalence point of this titration. The pH at the equivalence point of this titration is 8.72. Note that this is higher than the pH of 7 observed with strong acid strong base titrations. At the equivalence point, we've added 0.0025 moles of NaOH to 0.0025 moles of CH3COOH. The coefficient ratio of NaCH3COO to NaOH is 1:1. So the 0.0025 moles of CH3COOH and 0.0025 moles of NaOH will completely react with each other, and they will form 0.0025 COO. So all we have at the equivalence point is 0.0025 moles of NaCH3COO. This salt dissociates into Na plus and CH3COO minus ions. Na plus is a neutral spectator, so we discard it. And we're left with CH3COO minus ions. This is a weak base. And because all we have is a weak base in water, the solution is basic and the pH at the equivalence point is greater than 7. This is true for all weak acid strong base titrations. Now we'll proceed with the titration. As we add 3 more milliliters of NaOH to bring us to a total volume of 28, the pH goes up quickly, then starts to decrease in its slope. As we add NaOH to a total of 50 milliliters, the pH rises very gradually. Once we've added a total of 50 milliliters of NaOH, the final pH is 12.52. What we'll do now is look at the main features of a weak acid strong base titration curve using this graph as an example. Because we're starting with a weak acid, the hydronium ion concentration starts lower and the pH starts higher than with a strong acid strong base titration. There is a decrease in slope soon after starting. This is where the weak acid is in excess and a salt of a weak base starts forming, hence producing a buffer solution. Weak acid strong base titration curves have a buffer region shortly after starting. The buffer solution that forms minimizes the change in pH as more base is added, so the slope of the curve stays shallow for a time. At this point, the capacity of the buffer solution has been exceeded, and the pH starts rising rapidly as more base is added. The almost vertical section of a weak acid strong base titration curve is shorter than the one found in a strong acid strong base titration curve. One of the most important aspects of a weak acid strong base titration curve is that the pH at the equivalence point is always greater than 7. The salt formed when a strong base neutralizes a weak acid is always a basic salt. Once we move past the equivalence point to where the base is in excess, the curve is identical to that found in a strong acid strong base titration curve. The pH increases quickly at first, then the change becomes quite gradual. When finding suitable indicators for a weak acid strong base titration, we focus on the almost vertical section of the curve. In this example, the almost vertical section ranges between
a pH of approximately 6.5 and 10.8. So any indicator which changes color within this pH range would work for this titration. However, to find the best indicator or indicators, we look at the pH right at the equivalence point. In this titration, it's 8.72. The equivalence point of 8.72 is within the transition range of both thymol blue and phenolphthalein. So these two indicators would be best for this particular titration. Okay, beta, today lecture is over. So we have done the pH curve of strong acid and strong base, then weak acid and strong base. So actually, the full concept is given to you. Now we can see every type of case जो है अब जो हमारे पास छोटा सा रह गया कि weak acid, weak base versus strong acid and weak acid, weak base जो है ये cases रह गए और साथ इंडिकेटर जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है इसको हम कंप्लीट करवा देंगे. Thank you. Take care. Allah Hafiz.